नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड का 7वां पाठ जो दुष्यंत कुमार जी का गजल है, आरोह के काव्य खंड में वर्णित है। दुष्यंत कुमार जी का गजल प्रस्तुत करने के पहले दुष्यंत कुमार के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार गजल शेर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म सन 1933 में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप जो आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जलते हुए वन का वसंत, ये इनके काव्य हैं। एक कंठ विस्पाई, ये गीति नाट्य है। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी, इनके उपन्यास हैं। इनकी मृत्यु सन 1975 में हुई। इस तरह से इन्होंने कम उम्र में ही बहुत कुछ कर दिया। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ। वहाँ की एक साहित्यिक संस्था है परिमल। उस परिमल संस्था की संगोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। और एक पत्र है नए पत्ते, उससे वे जुड़े रहे। इन्होंने अपने आजीविका चलाने के लिए आकाशवाणी यानी रेडियो में भी काम किया। बाद में मध्य प्रदेश सरकार के राजभाषा विभाग में भी काम किया। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत कुमार को ही दिया जाता है। उन्होंने कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध गीति नाट्य एक कंठ विस्पाई साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित रचना है। यहाँ पर दुष्यंत कुमार की कुछ गजलें जो साए में धूप नामक संग्रह है, वहाँ से लिया गया है। वैसे गजल में कोई शीर्षक या हेडिंग देने का कोई प्रचलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कवि ने लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए शीर्षक दे दिया है। गजल एक ऐसी विधा है जो अपने आप में पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। उसको किसी क्रम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी ने इन शेरों को भी आपस में गूंथकर, संजोकर एक रचना की शक्ल में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भी इन्होंने तुक का निर्वाह किया है। पहली गजल में दोनों के अंत में तुक मिला हुआ है, बाद में दूसरे लाइन में तुक मिला हुआ है। इस तरह से साथियों दुष्यंत कुमार जी ने अपने इस गजल के माध्यम से किस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसका एक सुंदर नमूना, एग्जाम्पल यह गजल हमें दिखाती है। तो आइए चलते हैं दुष्यंत कुमार जी के गजल साए में धूप की ओर। पहला, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देखिए कवि कहने लगता है
स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्र देश आज़ाद होने के बाद लोगों ने तरह तरह के स्वप्न देखे थे, बड़े बड़े स्वप्न देखे थे कि अब आज़ादी मिल गई, अब प्रत्येक घर में दीपक जलेंगे, कोई घर अंधेरों से परिपूर्ण नहीं होगा, सभी के घरों में रोशनी होगी, सभी के घरों में दिए जलेंगे, अर्थात सबको ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। लेकिन आज़ादी के बाद हुआ इसके विपरीत ही, इसके उल्टा हुआ। क्योंकि चिरागा मतलब दीपक, रोशनी। कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो शहर के लिए, शहर के प्रत्येक घर के लिए रोशनी नहीं है, दीपक नहीं है, उन सब के घर में खुशियां नहीं है। फिर गांव के लिए और गांव के प्रत्येक घर के लिए खुशियां दिलाना, उनके घर में दीपक जलाना, रोशनी फैलाना संभव ही नहीं है। जो शहर में संभव नहीं है वह गांव में भला संभव कैसे हो सकता है। इसलिए सब जगह आज अंधेरा ही अंधेरा है। सफलता या प्रकाश के नाम पर बहुत कम हो पाया है, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। इसलिए आज़ादी के बाद भी हमारे देश में अभाव ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, लोग मायूस नज़र आते हैं। दूसरा देखते हैं साथियों, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। देखिए साथियों, यहाँ कवि क्या कह रहा है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्त कहा जाता है उर्दू में पेड़ों को, ट्रीज को। तो पेड़ों के छाये में धूप लगती है, विरोधाभास अलंकार कहा जाता है ना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग क्यों त्यों उज्ज्वल हो। भला कोई पेड़ के नीचे में भी धूप लगेगा क्या। लेकिन कवि कहता है यहाँ की शासन व्यवस्था ऐसी है कि उस शासन व्यवस्था में लोगों को शांति मिलने के बजाय वहाँ पर सुख चैन मिलने के बजाय परेशानी ज़्यादा होती है, कष्ट ज़्यादा होता है। इसलिए कवि कहने लगता है दरख्तों के साये में धूप लगती है, पेड़ों के छाये में भी धूप लगती है। अर्थात अपने देश के शासन व्यवस्था से ही लोगों को चैन नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, उनके मन में कोई शांति नहीं होती, बल्कि चारों तरफ कष्ट ही कष्ट है, मुसीबत ही मुसीबत है। तो इससे अच्छा है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इसलिए कवि कहने लगता है आज़ादी के पहले तो देश के नेताओं ने, यहाँ के लोगों ने बहुत सारे स्वप्न देखे थे कि जब देश का अपना शासन होगा तो सब आराम से सुखपूर्वक रहेंगे। लेकिन यहाँ हुआ बिल्कुल उसके विपरीत ही। इसलिए कवि कहता है अब यहाँ से चलो, इस देश को छोड़कर यहाँ से चले जाएं, हमेशा हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए कहीं और जाकर देखेंगे कि जहाँ अच्छा उनको शांति मिल सकता है, उनको सुख चैन मिल सकता है, वहाँ जाकर के रह लें। जब आज़ादी के बाद ही लोगों को सुख चैन नहीं तो वहाँ रहने के क्या मायने, वहाँ रहने का क्या फ़ायदा, ऐसा कवि कह रहे हैं। तो चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, यहाँ से ही पूरे उम्र भर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए इस देश को छोड़ कर के चले जाएं। जहाँ सुख चैन नहीं वहाँ उस देश में, उस जगह में रहने का क्या फ़ायदा बोलता है। नेक्स्ट तीसरा है, देखिए साथियों,
ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहने लगता है कि हमारे देश के लोग इतने गरीब हैं, निर्धन हैं, दिनहीन हैं, दबे कुचले हैं कि उनके पास तन ढकने को कमीज, शर्ट नहीं होते, पहनने को कुर्ता नहीं होता, कमीज नहीं होता। तो उस ठंड से बचने के लिए अपने पाँव से पेट को ढकने का प्रयास करते हैं, अर्थात वह अपने अभावों का रोना नहीं रोते कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमें ये सुविधा दे दो, हमारे पास इतनी समस्याएं हैं, हमें ये सुविधा दे दो। ऐसा लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते। लोग अपनी समस्या को दूसरे को बताना नहीं चाहते, बल्कि अपने पाँव को सिकोड़ कर पेट को ढकने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा ठंड लगता है तो लोग क्या करते हैं, अपने पैर को मोड़ लेते हैं और पेट के पास ले आते हैं। वैसे अपने पैरों को सिकोड़ कर पेट को ही ढकने का प्रयास करते हैं। उस शासन व्यवस्था के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहते। इसलिए कवि कहता है ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। ये लोग, इस तरह के लोग जो अपनी समस्या के आदी हो चुके हैं, ये इस शासन व्यवस्था के लिए, इस देश के लिए कितने अनुकूल हैं, जो उस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। अर्थात ये लोग संतुष्ट जीव हैं। ये अपनी शासन व्यवस्था को चलाने में उनकी सहायता करते हैं। ये लोग शासन के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं लगाते। इसलिए ऐसे लोग उस सफ़र के लिए अनुकूल हैं, योग्य हैं। इस तरह से कवि कहता है। तो साथियों, यहाँ पर हमने 3 शेर या गज़ल देखे। नेक्स्ट 4 शेर दूसरे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।